रामू काका सबसे बुजुर्ग थे, जो गांव के चौपाल पर बैठकर पुराने दिनों की कहानियां सुनाते थे। अंधे रघु के पास एक पुराना सारंगी था, जिससे वह गाने गाकर अपना पेट भरता था। लंगड़ा चंदू कभी मजदूरी करता था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद वह लाचार हो गया था। गंगाबाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने बच्चे मोहन के साथ बेखरी बन गई। गांव में खुशी का माहौल था, क्योंकि गांव के ही एक लड़के, रमेश बाबू, जो अब कलेक्टर बन गए थे, उनकी शादी थी। पूरे गांव में चर्चा थी कि कलेक्टर साहब की बारात बहुत भव्य होगी। शादी के अवसर पर गांव के बड़े सेठ, व्यापारी और नेता भी शामिल हो रहे थे। भव्य पंडाल, रंगीन रोशनी और बढ़िया पकवानों से माहौल रोशन था। गांव के गरीब लोग इस खुशी में दूर दूर से आते, मेहमानों को देखने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन बेखरियों के मन में एक अलग ही चिंता थी। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही उनके पास कोई बुलावा था। वे केवल दूर से इस शादी को देखने के लिए उत्सुक थे। ये सोचकर कि शायद किसी तरह उन्हें भी कुछ खाने को मिल जाएगा, रामू काका ने कहा, देखो भाई, हम गांव के लोग हैं, भले ही गरीब हैं, लेकिन अगर शादी में जा सकें तो अच्छा होगा। गंगाबाई ने चिंता जताई। लेकिन हमें कौन बुलाएगा? हमें देखते ही लोग भगा देंगे। अंधे रघु ने सुझाव दिया। अगर हम काम करने के बहाने शादी में घुस जाएं तो? सबको यह योजना ठीक लगी। लंगड़ा चंदू ने कहा, मैं बर्तन धो दूंगा, तुम लोग भी कुछ न कुछ काम पकड़ लेना। अंत में उन्होंने तय किया कि वे शादी में जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, जिससे वे खाना भी खा सकें और शादी का आनंद भी ले सकें। शादी के दिन गांव के लोग बढ़िया कपड़े पहनकर खुशी खुशी बारात में जा रहे थे। बेखरियों ने भी अपने पुराने कपड़ों को थोड़ा साफ किया और हिम्मत करके शादी में पहुंच गए। रामू काका पंडाल के पास खड़े होकर देखने लगे कि कहाँ क्या काम मिल सकता है। अंधे रघु ने अपनी सारंगी निकाली और शादी में बजने वाले बैंड के पास जाकर गाना गाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर ध्यान देने लगे। चंदू ने रसोई घर में जाकर बर्तन धोने की कोशिश की और गंगाबाई ने पत्तल बिछाने का काम पकड़ लिया। मोहन ने मेहमानों के लिए पानी पहुंचाने का काम शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी गांव के सेठ हरि प्रसाद ने बेखरियों को देख लिया। वह तुरंत गुस्से में आ गए और जोर से बोले, अरे, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू काका ने डरते हुए कहा, सेठ जी, हम बस काम कर रहे हैं ताकि हमें भी कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन सेठ जी का दिल कठोर था। उन्होंने नौकरों को बुलाकर बेखरियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। गांव के अन्य लोगों ने भी बेखरियों को घृणा की नजरों से देखा। जब कलेक्टर रमेश बाबू को इस घटना का पता चला, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बेखरियों को शादी से बाहर किया जा रहा है। रामू काका ने जवाब दिया, बेटा, हम भी इस गांव के लोग हैं, लेकिन गरीब हैं। सोचा था कि तुम्हारी शादी में कुछ काम करके पेट भर लेंगे, लेकिन हमें भगा दिया गया। कलेक्टर साहब यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने सेठ जी और गांव वालों से कहा, क्या एक गरीब आदमी को एक शादी में आने का हक नहीं? क्या हम केवल अमीरों के लिए ही जश्न मना रहे हैं? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी बेखरियों को बैठाकर खाना खिलाया जाए। उन्होंने कहा, आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। मेरी शादी की खुशी तभी पूरी होगी जब हर कोई इसमें शामिल होगा। इस घटना के बाद गांव के कई लोगों की सोच बदल गई। उन्होंने बेखरियों को दया की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से देखना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का हक है। कलेक्टर साहब की शादी ने केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई सोच दी। मानवता की सोच, समानता की सोच। रामलाल के 3 बेटे थे, रघु, महेश और किशन। उनकी पत्नी सालों पहले गुजर चुकी थी और उन्होंने अकेले ही अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना था उनका 4 बीघा खेत, जिसे उन्होंने दिन रात मेहनत करके संजोया था। उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनके बेटे उनकी सेवा करेंगे और बुढ़ापे में सहारा देंगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यही खेत उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। रघु, जो सबसे बड़ा था, शहर में एक छोटी मोटी नौकरी करता था।
महेश और किशन गांव में ही रहते थे, लेकिन अब वे भी शहर जाकर बड़े आदमी बनने के सपने देखने लगे थे। उन्हें गांव की मिट्टी, खेत खलिहान और अपने बूढ़े पिता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। रामलाल को यह एहसास तब हुआ जब एक दिन महेश और किशन उनके पास आए और बोले, बाबा, अब आप बूढ़े हो गए हो, खेती का काम हमसे ही होता है, तो क्यों ना आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। रामलाल को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक हूँ मैं अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। जब मैं न रहूं तब तुम लोग इसे आपस में बांट लेना। लेकिन बेटों का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उन्होंने सोचा कि अगर पिता जमीन नहीं देंगे तो उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। कुछ ही हफ्तों में रघु ने अपने भाइयों से मिलकर एक चाल चली। उन्होंने गांव के पटवारी और एक वकील को पैसे देकर मिलाया और रामलाल को झूठे कागजों पर अंगूठा लगवाने की योजना बनाई। एक दिन महेश रामलाल के पास आया और बोला, बाबा, सरकारी योजना के तहत आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो। रामलाल को बेटे पर भरोसा था। उन्होंने बिना पढ़े कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उन्हें नहीं पता था कि वह असल में अपनी जमीन अपने बेटों के नाम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब रामलाल अपने खेत पर गए तो देखा कि वहां उनके बेटे और कुछ मजदूर खड़े हैं। जमीन की जुताई हो रही थी। उन्होंने महेश से पूछा, यह क्या हो रहा है? महेश हंसते हुए बोला, बाबा, अब यह जमीन हमारी है, आपने अपने ही हाथों हमें सौंप दी है। रामलाल को चक्कर आ गया। उन्होंने गांव के सरपंच से शिकायत की, लेकिन सरपंच पहले से ही रघु और महेश के पक्ष में था। बूढ़े बाबा, अब आपकी उम्र आराम करने की है, लड़ने की नहीं, कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। रामलाल ने हार मानने के बजाय पंचायत बुलाई। गांव के बुजुर्गों और बाकी लोगों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन रघु और महेश ने पहले ही गांव में अपनी बात फैला दी थी कि उनके पिता ने अपनी मर्जी से जमीन उनके नाम की है। पंचायत में रामलाल को खूब अपमानित किया गया। महेश चिल्लाया, बाबा झूठ बोल रहे हैं, ये हमारी खुशियों को देखकर जल रहे हैं, अब हमारी जमीन हमसे वापस लेना चाहते हैं। पंचायत के कुछ लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बूढ़े आदमी को अब आराम करना चाहिए, जमीन तो बेटों की ही होगी। रामलाल का कलेजा छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए। अपनी जमीन और इज्जत दोनों खो चुके रामलाल गांव के चौपाल पर बैठ गए। उनके पुराने साथी राम खिलावन ने आकर कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाई, बेटों को पाल पोसकर बड़ा करने का यही सिला मिला। रामलाल ने ठंडी सांस ली और बोले, राम खिलावन, जमीन तो गई, पर सबसे बड़ा दर्द यह है कि मेरे अपने बेटों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। उनके बेटों ने उन्हें घर से भी निकाल दिया। रामलाल ने गांव छोड़ दिया और पास के एक आश्रम में रहने चले गए। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वे एक सीख देकर गए, संतान को विरासत मत दो, उन्हें संस्कार दो, क्योंकि संपत्ति से मोह स्वार्थी बना सकता है, लेकिन संस्कार उन्हें इंसान बनाएंगे। रामू के जीवन की शुरुआत बहुत कठिनाइयों से हुई। वह अपने माता पिता के साथ छोटे से घर में रहता था। उसका पिता खेती करता था, लेकिन बारिश की कमी और खराब फसल के कारण उनका जीवन संघर्षों से भरा था। रामू बचपन से ही कठिनाइयों में पला बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। रामू का परिवार इतना गरीब था कि स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी रामू ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। वह स्कूल में सबसे अच्छा छात्र था, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे कई बार गांव से बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में ज्यादा अच्छे स्कूल नहीं थे। रामू ने घर की आर्थिक मदद के लिए पहले छोटे-मोटे काम करना शुरू किया। वह खेतों में काम करता, दुकान में मदद करता और कभी-कभी छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबका विश्वास और सम्मान दिलाया। रामू का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। शहर में नौकरी की तलाश में उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ा।
वह कई बार अजनबी लोगों के साथ ठगा गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शहर में आकर रामू को कई बार यह महसूस हुआ कि उसका संघर्ष बेकार हो रहा है। वह कई बार फटे पुराने कपड़ों में बिना खाने के सड़कों पर सोने को मजबूर हुआ, लेकिन उसका दिल नहीं टूटा। वह जानता था कि अगर उसे एक मौका मिले तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। रामू का संघर्ष एक दिन रंग लाया। एक छोटे से होटल में उसे वेटर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। अब वह शहर में काम करके कुछ पैसे जमा करने लगा था। इस बीच उसने यह भी महसूस किया कि वह होटल इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर सकता है। रामू ने एक दिन होटल के मालिक से अपनी इच्छा जाहिर की कि वह खुद का होटल खोलना चाहता है। मालिक ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसे कुछ पैसे उधार देने का प्रस्ताव दिया। यह वह मौका था जिसे रामू ने कभी खोने नहीं दिया। रामू ने बहुत संघर्ष के बाद अपनी खुद की छोटी सी होटल खोली। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम थे, लेकिन रामू ने अपने अच्छे व्यवहार और स्वादिष्ट खाने के कारण धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। उसकी मेहनत ने उसका व्यवसाय बढ़ाया। समय के साथ रामू ने अपने होटल को एक छोटे रेस्तरां में बदल लिया। उसने नए नए व्यंजन शुरू किए और अपने कर्मचारियों को भी अच्छा प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी होटल का नाम पूरे शहर में फैल गया। रामू ने अपने काम के जरिए न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी गरीबी से बाहर निकाला। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा घर खरीदा और अब वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में सक्षम था। रामू अब केवल एक व्यवसायी नहीं था, बल्कि वह गरीबों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने कई गरीब लड़कों और लड़कियों को अपनी होटल में काम पर रखा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। रामू ने सफलता के कई नए आयामों को छुआ। अब उसका नाम केवल होटल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं था। वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय था और कई सामाजिक कार्यों में भी भाग लेता था। उसने एक ट्रस्ट भी बनाया था जो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता था। रामू का जीवन केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था। उसने समाज की सेवा में अपने जीवन के कुछ साल लगाए और कई सामाजिक मुद्दों पर काम किया। रामू की यात्रा एक उदाहरण बन चुकी थी कि कैसे निरंतर संघर्ष, मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि अगर दिल में ठान लिया जाए तो कोई भी मुश्किल जीतने लायक होती है। रामू की कहानी न केवल उसकी मेहनत का प्रतीक है, बल्कि यह समाज के उन अनगिनत लोगों की भी कहानी है जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसकी सफलता एक प्रेरणा है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।